मैं प्रार्थना करूंगा माननीय पारसी मेरी गणित से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री S.K. वर्मा जी, चेयरमैन ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, श्रीमती रश्मि गोयला, राष्ट्रीय मंत्री संगठन वो दिल्ली मध्य प्रांत के अध्यक्ष श्री सुभाष मनोचा जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री जैन जी भी उपस्थित हैं। उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए आए। क्रम की शुरुआत वंदे मातरम के लिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत विकास परिषद के संस्थापक, कर्मयोगी एवं सेवा भाव की मूर्त स्वर्गीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के जन्म शताब्दी समारोह में आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री विनीत गर्ग जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री अजय दत्ता जी, राष्ट्रीय समन्वयक, श्री सुरेश जैन जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, श्री सुरेंद्र कुमार वधवा जी, चेयरमैन ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, श्रीमती रश्मि गोयला, राष्ट्रीय मंत्री संगठन, श्री सुभाष मनोचा जी, अध्यक्ष दिल्ली प्रांत मध्य, तथा अपने अपने घरों से तकनीक के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय शाखाओं के पदाधिकारी, सदस्य तथा आमंत्रित अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम दिल्ली प्रांत मध्य के द्वारा आयोजित किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने भारत विकास परिषद का शुभारंभ दिल्ली प्रांत मध्य की वेस्ट पटेल नगर शाखा से किया था। भारत विकास परिषद के 5 सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा व समर्पण। इन्हीं के आधार पर हमारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है सेवा। मात्र 26 वर्ष की उम्र में ही सूरज प्रकाश जी के हृदय में शुभ सेवा की भावना उभर आई, जो जीवन पर्यंत उन्हें कूट कूट कर भरी रही। आज ही के दिन 100 वर्ष पूर्व 27 जून 1920 को डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी स्वप्नदर्शी थे तथा अपने सपनों को हकीकत में बदल देने की क्षमता तथा दृढ़ निश्चय रखते थे। वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे एवं कोई भी विपरीत परिस्थिति उनको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती थी। ऐसे महान व्यक्ति के धनी डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी को शत शत नमन। डॉक्टर साहब की भारत विकास परिषद की यात्रा से संबंधित चलचित्र तथा जीवन परिचय वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत है।
और परिश्रमी छात्र थे। सन 1938 में उन्होंने लाहौर मेडिकल कॉलेज से MBBS में प्रवेश लिया और सन 43 में वे प्रथम श्रेणी तथा विशेष योग्यता के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। डिग्री लेने के बाद वे सर गंगाराम अस्पताल में हाउस सर्जन के पद पर नियुक्त हो गए। सन 1946 में जब लाहौर में सांप्रदायिक दंगे थे तो आप में सेवा के भाव जागृत हो गए और आपने दंगा पीड़ितों की सहायता करनी प्रारंभ कर। फिर आया दिन 15 अगस्त 1947, भारत के विभाजन का। लाखों में लोग एक देश से दूसरे देश में पलायन कर रहे। तभी पंजाब के हिंदू भारत की ओर पलायन कर रहे। ऐसे में आप कहाँ पीछे रुक गए? डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने दंगा पीड़ितों को वहां से सुरक्षित भारत निकालने, उन्हें रसद पहुंचाने तथा दंगाइयों से उनकी सुरक्षा करने में जुट गए। उनकी ख्याति लाहौर में फैलने लगी और यह पाकिस्तान सरकार की आपकी किरकिरी बन गई। आपके सर पर इनाम भी घोषित कर दिया। विवश होकर आपको पंजाब छोड़कर जम्मू आ। सन 1943 में डॉक्टर साहब दिल्ली आ गए और अपना दीन प्रारंभ कर। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं। ऐसे में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने एक अहम भूमिका निभाई। सैनिकों का उत्साह बढ़ाने से लेकर उनकी यथासंभव रक्षा और उनकी मदद करने हेतु डॉक्टर साहब ने एक सिटीजन काउंसिल की स्थापना की। सिटीजन काउंसिल ने जनता के बीच जाकर सीमा पर रहने वाले सैनिकों के लिए ऊनी वस्त्र, गर्म मोजे, स्वेटर, दवाइयाँ इत्यादि एकत्रित कर सरकार को भेजना प्रारंभ कर। 10 जुलाई 1963, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी था, तब डॉक्टर सूरज प्रकाश जी द्वारा भारत विकास परिषद की स्थापना। इस संगठन को स्थापित करने में अनेक प्रतिभाशाली एवं समाजसेवी शामिल, जिससे सबसे प्रमुख लाला हंसराज गुप्ता, बसंत राव ओंक, केदारनाथ साहनी आदि सबने पहले वेस्ट पटेल नगर शाखा से इस संस्था की शुरुआत की। सन 1967 में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता को प्रारंभ किया गया, जिसका पारितोषिक वितरण स्वयं राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा किया। 1972 में डॉक्टर साहब ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापना की भी योजना बनाई। अभी से मिंटो ब्रिज को शिवाजी ब्रिज और रेलवे स्टेशन को शिवाजी रेलवे स्टेशन का नाम दिया। डॉक्टर सूरज प्रकाश एक अद्भुत ऊर्जा के स्वामी थे। उनमें नेतृत्व की प्रतिभा जन्मजात थी। जो उनके व्यक्तित्व एवं लक्ष्य के प्रति समर्पण उनका सबसे बड़ा गुण था। साधारण कार्यकर्ता से लेकर विद्वानी, राष्ट्रपति, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ आदि सभी उनसे बहुत प्रभावित हुए। 1990 में आपने विकलांग सहायता क्षेत्र में एक और विशाल कदम उठाया। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में विकलांग सहायता केंद्र की स्थापना की। 1963 में वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में पहली शाखा का उद्घाटन हुआ। अपने जीवन काल में 1963 से 1991 तक इन 28 वर्षों में उन्होंने 135 शाखाएं खोली, जो कि आज एक वट वृक्ष का रूप लेकर 1500 शाखाओं के रूप में हमारे सामने खड़ा। भारत विकास परिषद अपने 5 सूत्रों पर खड़ा किया गया है: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा एवं समर्पण। और आज भी हजारों कार्यकर्ता डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के दिए गए मंत्र एवं सूत्र पर इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी कुछ लोगों को जिन्होंने डॉक्टर साहब के साथ काम किया है, जो उनसे परिचय रहा है, उनकी वीडियो आपको दिखाई जा रही है। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी एक बहुत ही सिद्ध डॉक्टर तो थे, उनको साथ ही राष्ट्रीय संसद में का बहुत समान था और उस नाते से समाज सेवा का लक्ष्य उनके जीवन का एक लक्ष्य था। वहाँ पर मेरा पहला परिचय तो हुआ, मेरा कॉलेज में वहाँ पर थे
और पहले तो वहाँ पर विद्यार्थी रहे थे, वहाँ पर प्रोफेसर भी हुए और 1947 से पहले ICC लगी थी जम्मू में वो उनके वर्ष कर चुके थे। उन्होंने वहाँ पर भाला चलाने का शिक्षक के रूप में उनका स्थान था। एक अच्छे डॉक्टर थे, एक अच्छे चिकित्सक थे, एक बहुत ही विद्वान थे और समाज सेवा उनके जीवन का लक्ष्य। और इस नाते से उन्होंने समाज सेवा के इतने काम किए। पहले पार्गन में थे, फिर उसके बाद वो पटेल नगर आ गए, नवी पटेल नगर, वहाँ पर कॉर्पोरेशन का मेंबर भी वहीं से बना था। बाद में उनको कार्यकारी पार्षद भी हुआ। तो DAV कॉलेज में प्रोफेसर भी था। तो एक दिन उन्होंने इसका उल्लेख किया, एक भारत विकास परिषद की स्थापना करके। 62 का युद्ध हुआ था तो उस समय भी वहाँ पर जो अमेरिकन सैनिक आए थे उनको किसी प्रकार का उनका अभिनंदन किया जाए तो सीधा पॉलिटिकल पार्टी से या संघ से करने का नहीं था, उनके माध्यम से ही शादी को किया गया। तो एक बहुत ही उनकी यात्रा करके आर्जन भी उनका पहले रहने का था, उनसे जीवन के अंत तक उनके बार मिलने का अवसर मिला, बार उनके साथ संपर्क हुआ। ऐसा समाज सेवक और हर मामले में और सेवा की उन्होंने समाज की और विकास परिषद के माध्यम से उन्होंने इसको बनाया ही इसलिए था समाज सेवा हो सके। और उनके बहुत कार्यक्रम एक दिन को मैंने जा करके इसमें मेरे जाने का अवसर मिला। दिल्ली में विकास परिषद के बाद में भी उनके विकास परिषद जो उन्होंने बनाई थी वो एक उनका एक हमको लगाया था तो एक वट वृक्ष के रूप में देश भर में है। और उस नाते से उनके भी लोग उस कार्य को आगे चला रहे हैं, उनके साथ भी संपर्क करने का और उनसे मिलने का बहुत अवसर था। इसके पश्चात श्री महेश चड्ढा जी, पूर्व निगम पार्षद वेस्ट पटेल नगर, उन्होंने भी 10 वर्ष तक डॉक्टर साहब के साथ कार्य किया है। श्री महेश चड्ढा जी। गांव चंबल गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। डॉक्टर साहब के पिताजी का नाम रामशरण महाजन और उनकी माता जी श्रीमती मेला देवी था। डॉक्टर साहब के पिताजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। ये परिवार आर्य समाज धर्म को मानने वाला है। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी 1936 में RSS के संपर्क में आए। 1943 में MBBS पास करने के पश्चात उन्होंने सर गंगाराम अस्पताल में औषधन के पद पर कार्य किया। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी एक प्रतिभाशाली एवं अनुशासित व्यक्तित्व के स्वामी थे। वह आशावादी व्यक्ति थे और भारत विकास परिषद के संस्थापक सेक्रेटरी जनरल थे। उनका दृढ़ निश्चय ही उनका मूल मंत्र था। 1980 से आदरणीय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला और उनसे प्रेरणा लेकर आज भी भारत विकास परिषद में मैं कार्यरत। पटेल नगर का सौभाग्य है कि डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का एवं श्री PL राय जी का मार्गदर्शन हमें समय पर मिलता रहता था। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने भारत विकास परिषद की स्थापना के पश्चात सबसे पहला प्रोजेक्ट जो लिया वह ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना करी। उन्होंने ये शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना मिंटो ब्रिज के पास करी। संगठन के काम में उनको कई बार देश और विदेश में भी भ्रमण करने का मौका मिला और अपने परिवार की देखभाल करनी भी पड़ती थी। मगर डॉक्टर साहब जी की पहली प्राथमिकता उनके द्वारा बनाया गया संगठन भारत विकास परिषद की थी। तभी तो जो पौधा उस समय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने लगाया था वह आज एक वट वृक्ष बन गया है। अतः मैं ये बताना चाहता हूं कि 1997 में मुझे पटेल नगर क्षेत्र से निगम पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 2000 में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के नाम पर सड़क का नामांकन भी पटेल नगर में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस कार्य में मुझे श्री गिरीश खट्टर जी
का बहुत सहयोग मिला। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अतः मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के चरणों में नमन करता हूँ और अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे डॉक्टर सूरज प्रकाश, मैं उनको शत नमन करता हूँ और अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे डॉक्टर सूरज प्रकाश। इसके पश्चात श्री राकेश गुप्ता जी सुपुत्र डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी वो अपने विचार रखेंगे। आप सबको मेरी ओर सादर प्रणाम। मैं राकेश गुप्ता सुपुत्र स्वर्गीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश एवं स्वर्गीय श्रीमती अयोध्या गुप्ता आपके समक्ष आज पिताजी के जन्म दिवस के शताब्दी समारोह में। सूरज के प्रकाश से चांद प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से मैं राकेश, जिसका नामकरण मेरे माता पिता ने ही किया था, उसका अर्थ अंधकार का राजा यानी चांद भी डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के व्यक्तित्व से ही प्रकाशित होता। सूरज के रहते जिस प्रकार चांद धूमिल दिखाई देता है और चांद के जीवन काल में सूरज का महत्व सूर्यास्त के बाद ही दिखाई देता है, उसी प्रकार डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व का प्रभाव अपने जीवन में उनकी अनुपस्थिति में दिखाई देता है। डॉक्टर साहब के जीवन काल में पिता पुत्र का ज्यादा संवाद नहीं होता था, होता भी था तो केवल बहुत ही बुनियादी बातों पर वार्तालाप। मुझे याद नहीं कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी प्रकार से कार्य करने से रोका हो। वे सदा ही मेरी सफलता के लिए उद्यत रहते थे। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व इतना प्रबल था कि अपने आचरण से वे हम सबको संदेश इशारों द्वारा ही दे दिया करते। इसमें हमारी माता जी का भी बहुत सहयोग रहता। जो बात हमें समझ नहीं आती थी उसका स्पष्टीकरण वे अक्सर कर दिया करती। मुझे नहीं याद किस प्रकार से डॉक्टर साहब के व्यवहार, वार्तालाप एवं संस्कारों का मेरे जीवन पर चिन्हित असर पड़ना शुरू हुआ, लेकिन जिस प्रकार से सूर्यास्त के पश्चात चांद अपनी रोशनी को देखकर सोचता है कि यह मेरी तो नहीं है, ये तो सूरज की रोशनी है और उसी का असर है कि मैं चमक रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने जीवन में उनके द्वारा प्रदत्त संस्कारों का सम्मिश्रण अपने जीवन में उनके स्वर्गवास के पश्चात ही दिखाई देना चाहिए। एक संस्मरण से मैं अपनी बात व्यक्त करना चाहूंगा। 1982 में एशियाड खेल भारतवर्ष में हुए और भाग्यवश मुझे उसमें अलग अलग दिल्ली के 3 स्टेडियम में इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड बनाने का कार्य मिला। इस कार्य की व्यापकता देख मेरे कारखाने में कार्यशील लोग थोड़े लालच में आ गए और उन्होंने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी, जो कि समय और सामर्थ्य से संभव नहीं। इसी चिंता से ग्रस्त मैंने कारखाने जाना छोड़ दिया और घर पर ही उदासीन लेटा रहता। मुझे इस प्रकार की हालत में देख डॉक्टर साहब ने एक दिन मुझसे कारण पूछा, तो मैंने उन्हें स्पष्टीकरण दे दिया। उनके द्वारा कहे गए प्रोत्साहित करने वाला संदेश ने मेरे में एक नई शक्ति का संचारण किया। उन्होंने बड़ी एक मौलिक बात समझाई कि अगर काम करने वाले व्यक्ति चले गए हैं तो क्या हुआ, फिर से एकजुट होकर नए व्यक्ति तलाश करो, उन्हें प्रशिक्षण दो और अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। ये एक ऐसा साधारण सा उपाय था जो कि चिंताग्रस्त होने के कारण मस्तिष्क में आ ही नहीं रहा था। उस दिन के बाद से मैं फिर से अपने कार्य में लग गया और सफलता पाई। इसी प्रकार की अनेक परिस्थितियों में उन्होंने केवल एक मार्गदर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त होता था। वे कभी भी मेरे विद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं आए और ना ही उस दिशा में उनकी कोई रुचि रहती थी। उनका यह स्पष्ट मान्यता थी कि जो भी मैं करूंगा वह अपने जीवन के लिए करूंगा, इसलिए उसमें वे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने द्वारा दिए गए जीवन के कार्यकलापों का उदाहरण एवं संस्कारों पर पूर्ण विश्वास था। आज उनके स्वर्गवास होने के लगभग 30 वर्ष पश्चात भी उनकी जन्म शताब्दी पर उन्हें मैं प्रतिपल अपने श्वास के अंदर उपस्थित पाता हूँ और प्रेरणा देता हूँ।
मैं ये जानता हूँ कि प्रत्येक पुत्र अपने पिता के व्यक्तित्व में एक आदर्श व्यक्ति देखता है, लेकिन साथ ही मेरी यह भी धारणा है कि जिस प्रकार का आदर्शवादिता, संयमित, सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत संबंध मेरा और मेरे पिताजी डॉक्टर साहब का था, वह प्रगाढ़ता से परिपूर्ण था। इसलिए आज उनके स्वर्गवास के इतने वर्षों पश्चात भी उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति मुझे महसूस होती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी ओर से और अपने परिवारजनों की ओर से उन्हें शत शत नमन करता हूँ और हार्दिक श्रद्धांजलि के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि मैं जीवन पर्यंत उनके प्रकाशित संस्कारों से परिपूर्ण जीवन यापन। मैं भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। हमारे बीच में श्री सुरेंद्र कुमार वधवा जी, चेयरमैन ट्रस्ट एंड सोसाइटीज भारत विकास परिषद उपस्थित हैं। मेरे हिसाब से जितने हमारे इस समय राष्ट्रीय अधिकारी हैं, सबसे अधिक समय वधवा जी ने डॉक्टर साहब के साथ कार्य किया होगा। वे अपनी स्मृतियों को सबके साथ साझा करेंगे। श्री सुरेंद्र कुमार वधवा जी। भारत माता की जय। मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि आज डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के जन्म उत्सव के ऊपर शताब्दी वर्ष में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत विकास परिषद दिल्ली मध्य की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और आदरणीय अपने मंत्री मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर जी हमारे मध्य में हैं। वे आज के मुख्य अतिथि हैं। लगभग 1980 में मेरा संपर्क डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी से आया। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद में मैं कुछ कार्य कर रहा था जिले का। उस समय दिल्ली में लगभग 2 ही शाखाएं बड़ी हुआ करती थी। एक उत्तरी क्षेत्र में जिसमें पूरा उत्तर का क्षेत्र आता है, श्याम प्रकाश गुप्ता जी उसके प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद 2 शाखाएं इसमें बनी और उसमें वीके जैन जी उसके अध्यक्ष बने और मैं उसके अंदर कोषाध्यक्ष के नाते उस भारत विकास परिषद में उस समय जुड़ा। लेकिन 1-2 वर्ष के बाद ही डॉक्टर साहब से जब मिलना प्रारंभ हुआ तो दिल्ली प्रदेश में मिस्टर NL थडानी जो कि विंग्स वेयर के मालिक थे, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वह दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष थे, और श्री प्यारेलाल जी राही वो भी एक समझ लीजिए व्यापारी, अच्छे व्यापारी भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, वह महामंत्री। और उस समय दीनदयाल शोध संस्थान में जब एक सभा हुई तो उसमें मेरे को दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया और सहर्ष स्वीकार किया। तब से डॉक्टर साहब जी के साथ, डॉक्टर थरानी जी के साथ और राही जी के साथ लगभग हर दिन तो नहीं कह सकते, हर सप्ताह एक बार बैठने का अवसर प्राप्त होने लगा। मैं उनके जीवन की 2, 4, 5 घटनाएं ऐसी हैं जो इतनी सिंपल सिटी में डॉक्टर साहब इतने विख्यात डॉक्टर थे और उनकी चर्चा अच्छे डॉक्टरों में दिल्ली में होती थी। एक बार मेरे को कुछ रोग हो गया और मैं उनसे मिलने के लिए पहाड़गंज में उनके क्लिनिक पर गया। उनका नियम था कि जो जिस टर्म पे आएगा उसी टर्म में वो अंदर मिल सकता है, चाहे वो भारत विकास परिषद का मेंबर हो, चाहे उनका जानने वाला हो। लगभग आधा पौना घंटा इंतजार करने के बाद जब मैं अंदर गया, मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे को कोई दवाई नहीं, सिर्फ 3-4 टिप्स दिए। कोल्ड एंड हार्ट थेरेपी उन्होंने कहा कि आप करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और ये काम नहीं करने, 2-3 चीजें आपने नहीं खानी। मतलब डॉक्टर होते हुए भी वो इतनी सिंपलिसिटी से पेशेंट को सुनते थे, लेकिन इतने दृढ़ विश्वास से दवाई कम से कम खाने में और स्वास्थ्य का लाभ लेने में ज्यादा उनको ध्यान में रहता था। 1967 में पहली बार राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता उन्होंने प्रारंभ की। उनके मन के अंदर एक संकल्प था कि राष्ट्र की, देश की भावना के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। अपने संस्कार जो लुप्त होते जा रहे हैं
उस समय उन्होंने एक डिस्कोर्स भी शुरू किया, मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। हम मॉडर्न तो होना चाहते हैं लेकिन वेस्टर्नाइज नहीं होना चाहते, इसलिए बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के लिए ग्रुप्स ऑफ कंपटीशन प्रारंभ किया। और पहली बार 1968 के अंदर दिल्ली से उन्होंने पहली शाखा जो बाहर खोली, देहरादून में खोली। 1972 में अभी पीछे जानकारी आपको दी है, फिल्म के अंदर छत्रपति शिवाजी का स्टैचू लगाया गया, उनकी 300वीं राज्य स्वेच्छा दिन था। और वीवी गिरी उस समय के राष्ट्रपति जो भारत के थे, उन्होंने उसको इनॉग्रेट भी किया। उनके मन में एक संकल्प था कि एक सेवा का भाव जो है वो कैसे की जाए। वो हर समय बैठे हुए यही करते थे कि हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। और उनके मन में आया कि जैसे 1962 के अंदर बहुत सारे हमारे सेना अधिकारी और सैनिक हताहत हो गए थे और कई के हाथ पांव कट गए थे, तो हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिनसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके उन लोगों को। उस समय के सर्वे के हिसाब से लगभग 25,000 लोग उस समय अपंग थे जिनकी टांग और हाथ नहीं थी, और लगभग 10,000 लोग जो है उस समय हर साल क्षतिग्रस्त हो जाते थे। तो डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया कि हम अपना ही ऐसा एक उद्योग प्रारंभ करते हैं, जिसमें विकलांग पुनर्वास योजना के नाम से उन्होंने प्रारंभ किया। दिल्ली के अंदर पहला जो केंद्र खोला, और उस समय उन्होंने विश्वास दिलाया कि लगभग 10 साल में हम इतनी प्रगति कर लेंगे कि पूरे भारतवर्ष में इसका कोई बैक लग नहीं होगा। आज डॉक्टर साहब तो नहीं है, लेकिन उनके जो वर्धस हमारे ऊपर हाथ है और उनका समर्पण और उनके शीश जो हमारे साथ है, लगभग 2000 सन तक हम जब पहुंचे तो लगभग 14 विकलांग केंद्र हमने स्थापित कर लिए थे और लगभग पूरा बैकलॉग खत्म कर लिया था, और 10,000 से ऊपर विकलांगों को हम आत्मनिर्भर भी बना रहे थे और उनको हम आर्टिफिशियल लिम्स भी सप्लाई कर रहे हैं। 1988 में सिल्वर जुबली कार्यक्रम दिल्ली में ही किया गया, बहुत भव्य कार्यक्रम किया गया। और उस समय एक निर्णय लिया गया कि अपनी मासिक जो अपनी नीति चलती है वह क्वार्टरली चलती थी पहले, उस साल से वह मासिक प्रारंभ कर दी। और इससे पहले वह पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एडिटर थे और यहाँ पर भी वे मैनेजिंग एडिटर रहे। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि वह भारत विकास मिशन को ईश्वरीय कार्यक्रम कैसे कहते थे। एक बार पटना में कार्यक्रम के लिए गए हुए थे और पटना से आते समय उनकी गाड़ी लगभग छूटने वाली थी, और जब स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी चल दी थी। तो उन्होंने एक हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा हुआ और एक हाथ से एक डंडा पकड़ा गाड़ी का और उसके अंदर चढ़ गए। बहुत खड़काने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो वो समझ लगे कि आज तो मेरा जीवन गया। लेकिन अगले स्टेशन आधे पौने घंटे के बाद जब आया तो बहुत खड़काने के बाद लोगों ने दरवाजा खोला और वह अंदर गए और सांस ली और प्रभु का शुक्रिया अदा किया कि ये वाकई भारत विकास परिषद जो है ये ईश्वरीय कार्यक्रम है, और इसी ईश्वर की प्रभु से ही मैं आज यहाँ पर ठीक ठाक अंदर पहुंचा। इतने सिंपल। जब उन्होंने अपना कार्य जो डॉक्टरी की दुकान थी वह पहाड़गंज से छोड़कर पटेल नगर में आए, तो लगभग 3 से लेकर 5 बजे तक रेस्ट का टाइम होता है डॉक्टर साहब का, खाना खाने के बाद। लेकिन वो भारत विकास परिषद का ही काम करते थे और लगभग कई बार मेरे को बुला लिया, राही जी को बुला लिया या और 2-3 लोगों को बुला लिया और चर्चा की कि भारत विकास परिषद को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्र समूहगान प्रतियोगिता जब बहुत अच्छे ढंग से होने लगी और स्कूलों में उसका अच्छा प्रभाव भी होने लगा, तो मन को उनका संकल्प हुआ कि ये आने वाले कल की जो योजना बच्चे हैं उनको हम कम से कम भारत के प्रति सजग कर रहे हैं और देशभक्ति का निर्माण हम कर रहे हैं। उस समय उनके मन में आया कि मेरे घर से तो ये चलता ही है, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा। उन्होंने एक निर्णय किया कि हमें एक छोटा सा अपना ऑफिस लेना चाहिए। तो पांडव नगर वहां से लगभग 2-1 किलोमीटर दूर है, वहां पर मेरे को कहा कि जाके आप देखिए कोई फ्लैट हमें मिलता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 3.5 लाख रुपए उस समय इकट्ठा करने इतने मुश्किल थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आप देख के आओ। लगभग 3.5 लाख रुपए का हमें एक छोटा सा फ्लैट वहां पर लिया और वहां पर हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया। और वहां पे 3 से लेकर 6 बजे तक का कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने कहा मैं 2 घंटे वहां पर दिया करूंगा, 1 घंटा आप बैठना
तो हम कोई ना कोई दिन में ड्यूटी लगाकर वहां पर 3 घंटे लगभग भारत विकास परिषद का वहां से कार्यक्रम, उनके मन में इतनी लगन थी, वह चाहते थे कि जो लीड ऑफ द सोसाइटी है वह अगर सांस्कृतिक हो जाए, वेस्टर्नाइज नहीं बने, तो भारत का उद्धार जैसे हम कर सकते हैं कि भारत का सर्वांगीण विकास हो सकता है और उस विकास में अपना सहयोग भी दे सकते हैं। और उनका टारगेट भी यही था। उन्होंने जब भी भारत विकास परिषद के मेंबर्स बनाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि जो एलीट आपके एरिया में सबसे बढ़िया कोई व्यापारी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई वकील है, उनको अपने भारत विकास परिषद में जोड़ें। उनके मत में था कि जब एलीट ऑफ द सोसाइटी जब आ जाता है तो दूसरे लोग उनके देखा देखी भारत विकास परिषद के अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। और जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका काम बिल्कुल निश्चित था, समय पर कार्यक्रम प्रारंभ होना और समय पर ही सबको छुट्टी देना, ये उनका नियम था। उस समय लोग समझते थे इंडियन टाइम में लेट के प्रारंभ होना, लेकिन मैंने देखा कि जीवन में उन्होंने कार्यक्रम राइट समय पर ही प्रारंभ किया और समय पर ही समाप्त किया। इसके उदाहरण भी 2 हैं। एक बार मेरे को उनके साथ नेशनल गवर्निंग बोर्ड के लिए बॉम्बे जाने के लिए उन्होंने मेरे को कहा, हालांकि मैं उसके लिए जरूरत भी नहीं थी मेरी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप हमारे साथ चलेंगे। तो गाड़ी में जब हम बैठे सारे रास्ते वो सिर्फ यही चर्चा करते गए। हम लगभग 22 लोग थे। वहां जाकर भी हमने जब जो डिस्कस करना था वो सारा हमने गाड़ी में डिस्कस कर, इतनी प्रेरणा उनसे मिलती थी। इन्हीं शब्दों के साथ आज उनकी शताब्दी वर्ष है, मैं उन्हें शत नमन करता हूं। और 2 शब्द संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, मेरे मन की भावना क्या है मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूं। परिषद सेवा की गंगा है, इसमें नहाएंगे तो तर जाएंगे। परिषद संसार का मंदिर है, इसमें पूजा करेंगे तो तर जाएंगे। परिषद संपर्क की बगिया है, इसमें टहलेंगे तो महक जाएंगे। परिषद सहयोग का गुलदस्ता है, जिसे देखेंगे तो महक जाएंगे। परिषद समर्पण का दर्पण है, इसे देखेंगे तो अहम भूल जाएंगे। और डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व ऐसा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। मैं डॉक्टर साहब को शत नमन करता हूं और उनके दिखाए हुए मार्ग को सभी प्रेरणादायी हम अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुभाष मल्होत्रा जी, अध्यक्ष दिल्ली प्रांत मध्य, वो हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का परिचय देंगे। श्री सुभाष मल्होत्रा जी। धन्यवाद गिरीश जी। आज हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी संस्था भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने इस कोरोना की महामारी के चलते हुए बहुत ही अधिक व्यस्त होते हुए भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी वर्तमान सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। आपने कई विभिन्न मंत्रालयों में समय समय पर कार्यभार संभाला है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल की जो महामारी चल रही है, जिसने पूरे विश्व में लाखों लोगों को प्रभावित किया हुआ है, जिस वायरस या बीमारी की कोई दवा भी नहीं है, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को आपके नेतृत्व में हमारे देश ने बखूबी संभाला है और पूरे विश्व में आबादी के आधार पर पीपल अफेक्टेड पर मिलियन हमारे देश में सबसे कम है। इस महामारी को फैलने से रोकने में जो सफलता हमें मिली है, वह आपके अथक परिश्रम का परिणाम है। हम सबके लिए एक और बहुत ही गर्व की बात है कि आपको इस वर्ष 22 मई को वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरपर्सन चुना गया है। भारत की राजनीति में एक ऐसी शख्सियत का शामिल होना जो विश्व नेतृत्व की क्षमता रखता है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। आपका पोलियो मुक्त भारत अभियान भी बहुत सफल रहा। आपके प्रयासों और दिलचस्पी के कारण हम अपने देश को पोलियो मुक्त भारत बना पाए। लाखों की संख्या में बच्चों को एक ही समय पर पोलियो की दवाई दी गई। बड़े स्तर पर घर घर जाकर बच्चों को दवाई पिलाना बहुत ही सराहनीय कार्य था। इसमें आपका व्यक्तिगत योगदान हम हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए आपको WHO की ओर से पोलियो इरेडिकेशन चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त आपने अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए अनेकों पुरस्कार एवं अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। विश्व के अनेक संगठन आपके कार्यों की सराहना करते हैं। अब मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। ओवर टू साहब। आज के इस अत्यंत पवित्र एवं सात्विक कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं श्री सुरेश जैन जी, कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहे सभी अन्य महानुभाव श्री विनीत गर्ग जी, श्री अजय दत्ता जी, श्री SK वधवा जी, श्री सुभाष मनोचा जी, कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसी बहन रश्मि गोयला जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं संगठन, कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के सुपुत्र राकेश गुप्ता जी, उनके अन्य परिवारजन राकेश शर्मा जी, आशुतोष गुप्ता जी, गिरीश खट्टर जी एवं अन्य सभी भारत विकास परिषद की विभिन्न शाखाओं के दिल्ली प्रांत के और राष्ट्रीय स्तर के जो भी पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्य आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं और भारत विकास परिषद का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का मौका दिया। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 27 जून 1920 को एक महान शख्सियत का जन्म हुआ था, जिनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उस महान शख्सियत डॉक्टर सूरज प्रकाश को स्मरण कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि उनके जीवन के जो आखिरी दशक के वर्ष हैं, उसी में मुझे उनके साथ अनेक अवसरों पर मिलने का मौका मिला। यद्यपि उनके बारे में मैं बचपन से सुना करता था,
लेकिन उनको प्रत्यक्ष देखने का और उनको मिलने का मौका मुझे 80 के दशक में ही मिला। यद्यपि मैं संघ का स्वयंसेवक 1969 में बना, संघ आयु के 50 वर्ष पिछले वर्ष में पूरे कर चुका हूँ, लेकिन भारत विकास परिषद का सदस्य मुझको 1984 में बनने का मौका मिला और मुझे श्री PL राही जी ने भारत विकास परिषद का लाइफ मेंबर बनाया था। उसी 80 के दशक के अंदर मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग के तहत दिल्ली प्रांत की डॉक्टरों की शाखा को लगाने का दायित्व था और उसी संदर्भ में अनेकों कार्यक्रमों में भारत विकास परिषद के साथ साथ अपने स्वयंसेवक डॉक्टरों के कार्यक्रमों में भी कई अवसरों पर डॉक्टर सूरज प्रकाश जी को और उनके उस समय के एक और निकट के सहयोगी डॉक्टर नंद किशोर खोसला जी को मिलने का अवसर मिलता था। खाली उन्होंने भारत विकास परिषद की ही स्थापना नहीं की, उन्होंने स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन की स्थापना में भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे लिए तो वो मेरे प्रोफेशन के एक वरिष्ठ सीनियर, एक प्रकार से आइकॉन, एक प्रकार से प्रेरणा पुरुष हैं। उनका पूरा जीवन एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाले राष्ट्रभक्त और कर्मयोगी का जीवन है। उनके जीवन में अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो शायद बचपन से ही अत्यंत संवेदनशीलता का, करुणा का, राष्ट्रभक्ति का, समाज भक्ति का, मानव कल्याण का ये भाव कूट कूट कर भरा था। वो उन भाग्यशाली महापुरुषों में से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को मानव सेवकता के अनेक प्रकार के मानव सेवा के प्रकल्पों के साथ जोड़ा। 1962 का चाहे भारत चीन का युद्ध हो, उस समय पर भी शायद जो पुराने कार्यकर्ता बताते हैं कि दिल्ली शहर के अंदर अपने देश के जवान जो बॉर्डर्स के ऊपर हमारे सीमाओं की रक्षा करते थे, उनके लिए सब प्रकार की सामग्री दिल्ली शहर में इकट्ठा करना, समाज के संपन्न लोगों से, संवेदनशील लोगों से मिलकर उसका बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने दिल्ली के अंदर विकसित किया था। जिस समय मेडिकल कॉलेज में, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में लाहौर में पढ़ते थे, उस समय में भी पढ़ाई के साथ साथ अनेक प्रकार के समाज के कार्यों के साथ वो जुड़े थे। और अगर जो 1940 और 1950 के बीच का दशक है जिसमें हमें स्वतंत्रता मिली, उस समय के उनके जीवन के बारे में हम लोग अगर पीछे मुड़कर देखें तो ध्यान में आता है कि पहले पंजाब में जहां उनका जन्म हुआ और बाद में जम्मू में, उन सब लोगों की जिनको किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से आने के कारण या उस समय की परिस्थितियों के कारण अनेक प्रकार की यातनाएं, तकलीफ़ मिलती थी,
उनकी सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। मैं समझता हूँ कि ये उनकी दूरदर्शिता थी कि उस समय जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम सबके परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय श्री गुरु जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता था, उस समय उन्होंने इस बात को महसूस किया कि समाज में बहुत सारे लोग जो संघ की शाखा में नहीं जा पाते हैं, उसके कारण उनको देशभक्ति के, मानव कल्याण के, एक अच्छा इंसान बनने के जो सच्चे गुण हैं वो विकसित होने में जिनको कठिनाई होती है, और समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ लिखने के बाद भी डॉक्टर बन जाएं, वकील बन जाएं, जज बन जाएं, बड़े बड़े स्थानों पर पहुंच जाएं, उसके बावजूद भी लोग पैसे की अंधी दौड़ में दौड़कर पैसे के पीछे स्वार्थी हो जाते हैं, उनके अपने निजी स्वार्थ बड़े हो जाते हैं, और भारत का जो मूल संस्कार है निष्काम कर्म योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति, उसका उनको कभी भी ध्यान नहीं आता। और ऐसे समय के अंदर इस प्रकार की समाज की दशा की कल्पना करके भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए समाज के इस प्रकार के लोगों में भी सही प्रकार के संस्कार, उनको उजागर किया जाए, उनको जीवित रखा जाए, उनको अक्षुण्ण रखा जाए, और उसके लिए कोई उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए जिस प्लेटफॉर्म पर उनको आसानी से लाया जा सके, क्योंकि हर व्यक्ति को संघ की शाखा में नहीं ले जाया जा सकता था। और इस सोच के साथ उन्होंने भारत विकास परिषद की परिकल्पना की। परम पूजनीय गुरु जी जैसे महान संत महापुरुषों से उनको निश्चित रूप से आशीर्वाद के साथ साथ प्रेरणा मिली होगी। उस ज़माने के इतिहास का स्मरण करते हैं तो ध्यान में आता है कि उनके साथ काम करने वाले जो उस ज़माने में वरिष्ठ लोग होते थे, उसमें लाला हंसराज जी गुप्त, हमारे श्रद्धेय केदारनाथ साहनी जी, श्रद्धेय श्री बसंतराव ओक जी जैसे महापुरुषों के साथ मिलकर उन्होंने शुरुआती दौर में काम किया। इन महानुभावों के साथ काम करने, और अभी हमने यहाँ प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के भी उनके बारे में विचारों को सुना। ये सब वो लोग हैं जो शायद हमारे विचार परिवार के शुरुआती दशकों के बड़े प्रणेता हैं, समर्पित कर्मयोगी हैं। उनके साथ डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने काम किया। भारत विकास परिषद की एक शाखा, और उसमें किस प्रकार से दिल्ली के मैरीना होटल के अंदर कुछ लोग मिलते थे, और उस कल्पना को किस प्रकार से उन्होंने विस्तार दिया। छोटे छोटे होली के, दिवाली के, तरह तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करना शुरू किया। उन्हीं कार्यक्रमों के अंदर देशभक्ति की, समाज हित के लिए काम करने की भावना को विकसित किया। उन्हीं में से अनेकों नेत्र चिकित्सा के शिविर, कोई ब्लड डोनेशन के शिविर, कोई छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगाने का दिल्ली के अंदर प्रकल्प, और फिर कभी गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दिवस, उसके कार्यक्रमों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का विषय हो। देखते ही देखते उन्होंने अपने संगठन को किस प्रकार का विस्तार दिया। एक सफल प्रैक्टिशनर होते हुए भी
शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, इतवार के दिन रेलगाड़ी में बैठ जाना और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना, छोटी छोटी मीटिंगें करना और भारत विकास परिषद की देखते ही देखते अपने समय में 135 इकाइयाँ देश में विकसित कर देना। और ये सब कुछ उन्होंने तब किया जब उनके व्यक्तिगत जीवन पर हम अगर प्रकाश डालें तो ध्यान में आता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में अर्ली ईयर्स में उन्होंने अपने, जितना कि मेरे को उनके जीवन के बारे में जानकारी है, अपने पिता को खोया, साथ साथ अब उसके बाद अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश की, बाद में अपनी माता को खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपनी 34 साल की बेटी को खोया, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से वो कभी डिगे नहीं। और मैं जानता हूँ कि जब उनके आखिरी के वर्ष थे, क्योंकि उस समय पे मुझे भी उनको कई अवसरों पर मिलने का और देखने का मौका मिला, उनको हार्ट अटैक हुआ था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, और इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी वो मरीजों की भी सेवा करते रहे, समाज की भी सेवा करते रहे, भारत विकास परिषद की भी सेवा करते रहे। और शायद अपनी अंतिम सांस लेने के 2-4 दिन पहले तक भी वो भारत विकास परिषद के महत्वपूर्ण कामों के साथ जुड़े रहे। आज जो भारत विकास परिषद के अंदर देश में कार्यकर्ता हैं, शायद आज के युग के कार्यकर्ताओं को डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जैसे महान लोगों ने इस संगठन को बनाने के लिए किस प्रकार की तपस्या की है। पीएल राही जी को बहुत नज़दीक से मैंने देखा, समझा। बाद में वो इतने अस्वस्थ हुए, उसके बावजूद भी मैंने देखा कि वो डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से भारत विकास परिषद का काम बढ़ाने के लिए, उसके सदस्यों को समाज में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कैसे काम करते थे। ये सब कुछ केवल इसीलिए संभव था कि लोगों ने डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जैसे महान व्यक्तित्व को देखा था। वो संघ के स्वयंसेवकों के लिए, डॉक्टरों के लिए तो प्रेरणा पुंज हैं ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के युग में जो भारत विकास परिषद के साथ लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी वो प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। और डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जीवन के बारे में पुराने लोग तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आज जो लोग सदस्य बनते हैं वो भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, लेकिन शायद उसके इतिहास को इतनी गहराई से नहीं जान पाते हैं। उसके इतिहास की गहराई और उसके इतिहास की गरिमा और उसके इतिहास की महानता और उसकी सात्विकता और उसके इतिहास की नींव में कितने सारे महापुरुषों का डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जैसे उसके अंदर आहुति डली है, इसका बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा। इसलिए आज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। उनके बारे में इससे बहुत कुछ ज़्यादा मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है, उनको नज़दीक से देखा है, और जब भी मैं मिला उनसे मिलके जीवन के अंदर कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिली, और ज़्यादा समर्पण भाव से करने की प्रेरणा मिली, और ज़्यादा सेवा भाव विकसित करने की प्रेरणा मिली, और ज़्यादा राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिली। अभी जब मैं उनकी बात सुन रहा था वाधवा जी की, शायद उन्होंने जिक्र किया कि मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, ये जो है हमारे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगरी जी ने किताब लिखी थी। अब मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने अभी कहा कि उस किताब का जो क्रक्स था
वो खाली किताब के रूप में नहीं रहा। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने उस किताब की जो मूल मर्यादा थी, मूल विजन था, मूल सोच थी, उसको कैसे हमारे भारत के लोग, भारत के हमारे नौजवान, हमारे बच्चों के अंदर उसको विकसित किया जाए, उसको एक दिशा और उसकी जो सोच है उसको बच्चों में विकसित करने के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने कितना अच्छा काम किया, इसका विवरण अभी मुझे सुनने को मिला। मैं आज के इस अवसर पर हृदय से आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये अवसर बहुत ही प्रेरणा ग्रहण करने वाला अवसर है। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता तभी है जब हम आज के युग में जो भी भारत विकास परिषद के मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको उनके जीवन के साथ बहुत गहराई से परिचय कराएं, अवगत कराएं, उनको प्रेरणा दिलाएं। और मैं कई बार सुरेश जैन जी से मैंने चर्चा की है। भारत विकास परिषद के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी देश के समाज के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। आज भी उस प्रकार के ही लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। भारत विकास परिषद में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। समाज में हर व्यक्ति, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, वो मूलतः उसके अंदर देशभक्ति का भाव है। ये हमारे रक्त के अंदर इसका प्रवाह चलता है। ये भारत के लोगों की इनहेरेंट गुडनेस है जो हमारे शरीर में प्रवाह के रूप में बहती है। बहुत बड़ी संख्या में समाज में लोग समय अभाव या सोच के अभाव में अपनी जो ये तृप्ति है नहीं कर पाते हैं कि वो कैसे देश के लिए, समाज के लिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें, कैसे उसके अनुरूप अपने कर्म को ढालें। और ऐसे में भारत विकास परिषद जैसा फोरम, जो कि अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक और राष्ट्रीय विषयों के साथ गहराई और गंभीरता से जुड़ा है, जब उसने विकलांग लोगों की सेवा करने का प्रकल्प शुरू किया, उसके लिए दिलशाद गार्डन में केंद्र बनाया, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो देश के अंदर ऐतिहासिक हो गया। एक प्रकार से शायद देश में आज विकलांग लोगों की चिंता करने की संस्थाओं में सबसे उच्च कोटि का स्थान भारत विकास परिषद का है। इसलिए ऐसे सभी समाज के लोग, उनको भारत विकास परिषद से जोड़ना और जोड़कर उनकी जो दबी हुई अभिलाषा है देश और समाज के लिए कुछ कर पाने की, जिसका रास्ता उनको नज़र नहीं आता है, उनको भारत विकास परिषद से जोड़ना, ये हमारे संगठन के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए भी हम उनके एक प्रकार से अभिलाषा की पूर्ति के लिए इस दिशा में काम करें। ये हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। और आज के दिन भारत विकास परिषद के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति को स्मरण करते हुए नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ अगर ये संकल्प ले कि अगले वर्ष 27 जून 2021 या 27 जून 2022 में इसलिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक सपना देखा है। वो 2022 में जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, उस समय पर वो भारत को एक नया भारत बनाना चाहते हैं। वो एक न्यू इंडिया भारत के 135 करोड़ लोगों को गिफ्ट में देना चाहते हैं। वो एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जिसमें हर दुखी व्यक्ति के चेहरे के आंसुओं को पोंछा जा सके, हर गरीब के कष्टों का निवारण हो सके,
हर बच्चे के लिए पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, पर्याप्त पोषण की व्यवस्था हो, हर नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, हर बुजुर्ग और माता के स्वाभिमान की देश में रक्षा हो, और देश में केवल राष्ट्रवाद और मानवतावाद ही पनपे, बाकी जितने वाद हैं ये जातिवाद से लेकर प्रांतवाद तक और भाषावाद तक और नक्सलवाद और अलगाववाद तक ये जड़ से समाप्त हों, वो ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा भारत बनाने में भारत विकास परिषद, उसके सदस्य और उसके पोटेंशियल सदस्य, ये सब मिलकर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और अभी जो उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत का अभियान योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर बड़ी ऊर्जा के साथ बड़े आंदोलन के रूप में भारत में विकसित करने का प्रयास किया है, इसमें भी भारत विकास परिषद एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। इन मंत्रालयों की ओर से मैं भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी रूप में कोई भी ऐसा काम जिसकी योजना बनाएं जिसमें ये मंत्रालय आपकी योजनाओं को साकार करने में कोई भी प्रामाणिक भूमिका निभा सकता है, तो मुझे भारत विकास परिषद के उत्थान और विस्तार के किसी भी प्रकल्प से जुड़ने में सौभाग्य की अनुभूति होगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि भारत विकास परिषद के साथ मिलकर डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति से प्रेरणा लेकर पिछले 2-3 वर्ष जो पिछले कार्यकाल के थे, जिसमें मुझे पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली और देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों ने ग्रीन गुड डीड्स का कार्यक्रम प्रारंभ किया, लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने जीवन के अंदर हर रोज़ एक ग्रीन गुड डीड करें। उस काम में भी भारत विकास परिषद ने अनेक स्थानों पर, देश के अनेक प्रांतों में मुझे उनके साथ मिलकर उस ग्रीन गुड डीड्स के आंदोलन को आगे बढ़ाने का मौका मिला। और उस दौरान मैंने महसूस किया कि भारत विकास परिषद के पास बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। केवल भारत विकास परिषद के नेतृत्व को उस पोटेंशियल को ठीक प्रकार से एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः श्री सुरेश जैन जी का और सभी भारत विकास परिषद के हमारे दिल्ली प्रांत के प्रिय साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के, मैं नहीं जानता कि राकेश जी के अलावा यहाँ पे उनके परिवार के कौन कौन लोग उपस्थित हैं। शायद उनके परिवारजनों के साथ मुझे मिलने का कभी सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन कभी उनके परिवारजनों को मिलकर उनको प्रणाम करने का मौका मिलेगा, उसको भी मैं ज़रूर अपना सौभाग्य समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी मैं शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका सबका स्वास्थ्य इस कोरोना के असाधारण समय में सुरक्षित रहे, आपके परिवारजन सुरक्षित रहें, हमारे सभी भारत विकास परिषद के लोग, हमारे भारत के लोग, दुनिया के लोग सब अतिशीघ्र स्वस्थ भी रहें और कोरोना से हम मुक्ति भी पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से अपने डॉक्टर साहब से भारत विकास परिषद के जो आपके पुराने संबंध में उस पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ श्री अजय दत्ता जी, राष्ट्रीय समन्वयक
चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन जी, हमारे भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी, हमारे भारत विकास परिषद के चेयरमैन ट्रस्ट एंड प्रॉपर्टी श्री भारद्वाज जी, हमारे नेशनल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल श्री विनीत गर्ग जी, हमारे नेशनल सेक्रेटरी श्रीमती रश्मि गोयला जी और भारत विकास परिषद दिल्ली के और जो अन्य सदस्य पूरे भारत से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, भाई और बहनों, आज मैं सबको डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के 100वें जन्मदिन की आप सबको बधाई देता हूं। सन 1962 में जैसा कि आपको कहा गया कि चीन ने अक्टूबर के मास के अंदर भारत पर एक आक्रमण किया, उस समय भारत तैयार नहीं था इसका आक्रमण को सहन करने के लिए। उस समय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की आयु लगभग 42 साल की थी, लेकिन जिस प्रकार वो समाज के कार्य में पहले से जुड़े हुए थे, कहा गया कि लाहौर के अंदर वो संघ के नगर संचालक नगर कार्यवाह भी रहे, लेकिन 1947 के बाद जब वो दिल्ली में आए तो मन में एक जज्बा था समाज के लिए कुछ करने गुजरने का। जब 1962 में चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई और उसमें हमको हमारे बहुत से सैनिक आहत हुए, तो हर एक नागरिक के मन में एक इच्छा जागृत हुई वो देश के लिए कुछ करे, लेकिन उस समय एक लीडरशिप की जो कमी दिखाई दे रही थी वो हर जगह दिखाई दे रही थी। उस समय डॉक्टर साहब आगे आए और उन्होंने एक सिटीजन फॉर्म की स्थापना की, और जैसा कि जैसे लोगों ने बताया, क्योंकि मैं तो भारत विकास परिषद में 1991 से जुड़ा, और लेकिन उस समय लोगों ने जिस प्रकार इनका साथ दिया कि जैसे सैनिकों के लिए गर्म कपड़े, दवाइयाँ, धन, ये सारा एकत्रित करने के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का सिटीजन फॉर्म काफी अग्रणता से इसके अंदर काम कर रहा था। और डॉक्टर सूरज प्रकाश जी को लगा कि समाज का जो ये संभ्रांत वर्ग है, इस समय ये कुछ देश के बारे में अधिक नहीं सोच रहा, ये कुछ अलग तरह से अपने विचार रखता है। तो उस समाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे 12 जनवरी 1963 को इस सिटीजन फॉर्म को भारत विकास परिषद के रूप में बदला गया। मित्रों, आज लगभग 1962 के बाद 2020 में भी कुछ उसी तरह के हालात हमारे देश के अंदर हैं। 1962 में जब सिटीजन फॉर्म की स्थापना की गई थी, तो आज 2020 में जब हम सूरज प्रकाश जी का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो आज भी चीन लद्दाख के अंदर अपने जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन आज 1962 नहीं है। आज देश की सेनाएं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहां पर खड़ी हैं, लेकिन एक आम नागरिक के नाते मैं उसमें क्या कर सकता हूं? आज शायद हमारे को गर्म वस्त्र इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, दवाई इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा अब लोकल के साथ वोकल बने। हम आज भारत विकास परिषद के प्लेटफॉर्म पर आज एक प्रण करें कि हम सूरज प्रकाश जी को सच्ची को श्रद्धांजलि देना चाहते, तो अब चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। अगर हम ये काम अपने अपने लेवल पर अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, और जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर में अगर हम इसको करेंगे, तो निश्चित रूप से मानिए ये सूरज प्रकाश जी को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी और चीन को एक बहुत बड़ा झटका हम दे सकते हैं सिर्फ इस छोटे से काम को करने के बाद। मेरा आज सभी भारत विकास परिषद के सदस्यों से अनुरोध है, जिस प्रकार सूरज प्रकाश जी ने उस समय, जिस समय की बड़ी एडवर्स पोजीशन हुआ करती थी, शायद मेरे को बहुत से पुराने कार्यकर्ता मिलते हैं, जब वो मेरे से बात करते हैं तो रोंगटे खड़े जाते हैं उनके बारे में। वो कहते हैं कि ट्रेन में टिकट नहीं मिलती थी, अनरिजर्व डिब्बे में डॉक्टर साहब सफर करते थे और
आप कल्पना कर सकते हैं अनरिजर्व डिब्बे में किस प्रकार से सफर किया जाता है। और वो उस समय भारत के अंदर घूम घूम कर भारत विकास परिषद की शाखाएं खोल रहे थे। कहते हैं कि अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 135 के लगभग शाखाएं खोली। मैं समझता हूं कि आज के समय जब हम एक दूसरी जगह जाते हैं तो हमको अलग तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उस समय जिस प्रकार उन्होंने काम किया, उनकी टीम ने काम किया, वाकई आज के दिन हमको लगता है कि अगर वो लोगों ने जैसे एक बीज को उस समय एक पूरे वातावरण से बचा के ऊपर वटवृक्ष बनाना चाहते हैं, तो आज भारत विकास परिषद वटवृक्ष जरूर बन गया। लेकिन हमें बोलना नहीं चाहिए, जिस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, पूर्व के प्रथम राष्ट्रीय महामंत्री थे, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है हमारे भारत विकास को बढ़ाने के लिए, हम हमेशा उसको याद रखेंगे। और मैं तो सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि हम जो आज भारत विकास परिषद के अंदर एक ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का, प्यारेलाल राही जी का, और जितने भी सदस्य, जितने भी हमारे पदाधिकारी पीछे इन्होंने काम किए हैं, उन सबका एक योगदान है। आज हम एक मजबूत स्थिति के अंदर भारत में खड़े हैं। आज हम सब प्रांतों के अंदर भारत विकास परिषद की शाखाएं हैं। और मैं फिर पुनः ये संकल्प दोहराना चाहूंगा। आज हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए, मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पर आए। लेकिन एक मैं जरूर बात कहूंगा, आज हमें ये चीन को जरूर जवाब देना चाहिए कि हम उनकी चीजों का बहिष्कार करें। और भारत विकास परिषद में आपको विश्वास दिलाता हूँ एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में इसको लेने वाला है। और मैं इसको, क्योंकि आज जिस तरह से हम आज खड़े हैं इस समाज के अंदर, और लोग चाहते हैं कि वो संस्था आगे आए और हमको लीड करे, और भारत विकास इसमें पूरी तरह से मेरे को लगता है कि इसको जो जिम्मेवारी मिली है इसको पूरी तरह से निभाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः सभी सदस्यों को डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के जन्मदिन की जो 100वीं वर्षगांठ है उसकी बधाई देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री विनीत गर्ग जी। आज हम एक विशेष कार्यक्रम के नाते यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देश में परिस्थितियां बहुत अलग चल रही हैं। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्म शताब्दी वर्ष आज से शुरू हो रहा है और आज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को बहुत विशेष रूप से मनाने की इच्छा भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं की थी। दिल्ली मध्य प्रांत और सूरज पटेल नगर शाखा के कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया कि हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किसी केंद्रीय मंत्री को बुलाना चाहते हैं। सुरेश जी भाई साहब से चर्चा हुई और बातचीत में दिल्ली मध्य प्रांत के कार्यकर्ताओं ने कहा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी अगर आज के इस कार्यक्रम में आए तो हमें बहुत खुशी होगी। यानी मंत्री तो भारत सरकार में बहुत हैं, लेकिन भारत विकास परिषद के साथ एक विशेष स्नेह। और आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जो सुना तो मुझे पक्का विश्वास है कि आज देश भर के जो कार्यकर्ता डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के बाद भारत विकास परिषद से जुड़े हैं, उन लोगों को एक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने किस प्रकार से काम किया एक नई प्रेरणा मिली होगी। और जो आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी बहुत कई मंत्रालयों का काम देखते हैं, इसके बावजूद उन्होंने आज इतने अच्छे तरीके से हम सब लोगों को प्रेरणा दी है। मैं डॉक्टर साहब का विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक और बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि 4 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और अभी 5:30 बजने को है। वंदे मातरम से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े थे और इस कार्यक्रम के अंत तक हमारे दिल्ली मध्य प्रांत के अध्यक्ष जी पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब 1.5 घंटा रहेंगे क्या। तो डॉक्टर साहब पूरा समय आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनका विशेष विशेष धन्यवाद। दिल्ली मध्य प्रांत के कार्यकर्ताओं ने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, देश भर के कार्यकर्ता जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।